Hello everyone, I am Kranti Singh, Assistant Professor of Political Science. Today we will discuss about the political ideas of Raja Ram Mohan Roy. In last video I tried to explain what is the social reforms or social ideas of the thinker. Today, before starting the session, I would like to explain what is the difference between social ideas and political ideas, because it is very necessary for your exams to know what is the difference between the two views. ये मैं इसलिए भी कह रही हूँ कि राजनीतिक और सामाजिक विचारों को के डिफरेंस को समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब हमारे पास कॉपी चेक होने के लिए आती है तो मान लीजिए 16 नंबर का क्वेश्चन पूछा है राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचार क्या हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट उसमें सामाजिक विचारों को एक्सप्लेन कर देते हैं, जैसे कि दहेज प्रथा का विरोध करते थे राजा राम मोहन राय, सती प्रथा का विरोध करते थे, स्त्री शिक्षा, बाल विवाह का विरोध, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन, इस तरह के पॉइंट्स उसमें एक्सप्लेन कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको जान लेना जरूरी है कि ये राजनीतिक पॉइंट नहीं है, राजनीतिक विचार से संबंधित। पॉलिटिकल आइडियाज़ में कुछ पॉलिटिक्स की टर्म्स होती हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो पॉलिटिकल व्यूज़ को प्रेजेंट करते हैं। वो कुछ टर्म्स जैसे कि स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, न्याय, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शासन, लोकतंत्र, तानाशाही, राष्ट्र, राज्य, शक्ति, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो डायरेक्ट राजनीतिक विचारों से लिंक करते हैं और इन्हीं से रिलेटेड आपके पॉइंट्स भी होने चाहिए, ना कि सामाजिक या सामाजिक मुद्दों से संबंधित पॉइंट्स को आप राजनीतिक विचारों में डालें। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका जो है 16 नंबर में से मुश्किल से 6 या 7 मार्क्स आ पाएंगे। अगर आप पॉलिटिकल आइडिया से रिलेटेड ही व्यूज़ लिखते हैं तो ऑब्वियसली आप 12 से 13 से ऊपर मार्क्स ले सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है भूमिका इंट्रोडक्शन में आप ये ज़रूर लिखें कि राजा राम मोहन राय जो हैं कोई राजनीतिज्ञ नहीं थे, जैसे कि महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, अरविंदो घोष हुआ करते थे, क्योंकि ये किसी भी पॉलिटिकल मूवमेंट से, राजनीतिक आंदोलन से डायरेक्ट लिंक नहीं करते थे। और इनका ज़्यादातर काम जो है सामाजिक और धार्मिक सुधारों पर ही रहा है। हाँ, इनके जो सामाजिक और धार्मिक सुधार से थे, जो इन्होंने प्रयास किए या करवाए, जो सामाजिक सुधार, उनसे राजनीति पर क्या इम्पैक्ट पड़ा वो हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे ज़रूरी है ये लिखना कि राजा राम मोहन रॉय एक बहुत बड़े ऐसा राजनीति से डायरेक्ट लिंक करने वाले व्यक्ति नहीं थे। उसके बाद आते हैं हम, इनका सबसे जो पहला पॉइंट है स्वतंत्रता संबंधी विचार। इसमें भी मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि कुछ स्टूडेंट्स जो है स्वतंत्रता संबंधी विचारों में अपनी ही कहानियाँ लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल कि राजा राम मोहन रॉय स्वतंत्रता के बहुत बड़े उपासक थे, उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत सारे आंदोलन चलाए, उन्होंने अंग्रेज़ों का विरोध किया स्वतंत्रता के लिए। तो देखो बच्चों, हम जब बायोग्राफी पढ़ते हैं, एक्चुअल में किसी भी थिंकर की जब आप बायोग्राफी पढ़ते हो तो आप ये जान जाते हो कि उनकी सोच क्या थी, उनके ऐसे सामाजिक या राजनीतिक विचार क्यों हुए, उनके ऊपर किन किन चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ा। तो ऑब्वियसली बायोग्राफी वाला जब हमने वीडियो किया था तो उसमें आपको एक्सप्लेन हो गया था कि ये अंग्रेज़ों के शासन को एक वरदान की तरह मानते थे। तो ऐसे में आप स्वतंत्रता संबंधी विचारों में ये लाइन लिख दो कि इन्होंने बहुत सारे आंदोलन चलाए स्वतंत्रता के लिए, तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसीलिए आप थोड़ा सा रैशनल माइंड होकर इस चीज़ को अच्छे से पढ़ें और फिर ही एक्सप्लेन करें। तो स्वतंत्रता संबंधी विचारों में सबसे पहले जो चीज़, इनके जो आइडियाज़ थे लिबर्टी से रिलेटेड, कि ये लिबर्टी को बहुत ज़रूरी मानते थे, व्यक्ति की स्वतंत्रता होना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर इनके जो लिबर्टी आइडियाज़ है वो फ्रांस के रेवोल्यूशन से प्रभावित थे, फ्रांस की क्रांति से, जिसके अंदर ये कंसेप्ट निकल कर आया था कि फ्रांस की क्रांति स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे और न्याय के लिए लड़ी जा रही है, रेवोल्यूशन की जा रही है। तो उससे बहुत इंस्पायर थे और बहुत कुछ सीख कर इनके जो लिबर्टी संबंधी आइडियाज़ है वो उभर कर सामने आए। तो यहाँ पर ये स्वतंत्रता चाहते थे और ख़ास तौर पर ये चाहते थे कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जैसे कि ब्रिटेन है, फ्रांस है, उन्होंने जो उपनिवेश बना रखे हैं एशियन कंट्री या अफ्रीकन कंट्रीज़ में, जो अपने उपनिवेश या गुलाम कंट्री बना रखे हैं, उनको जल्द से जल्द छोड़ देना चाहिए। वैसे एक वो पत्रिका में भी ये कहते हैं, जर्नल में ब्रिंघम को ये लिखते हैं कि यूरोपियन को एशिया की कंट्रीज़ को में गुलामी जो है या जो उनको स्वतंत्रता नहीं है वो स्वतंत्रता दे देनी चाहिए और गुलामी को ख़त्म कर देना चाहिए। तो इस तरह से इनके जो आइडिया हैं स्वतंत्रता से रिलेटेड, वो उसमें ये साफ साफ एक चीज़ और एक्सप्लेन करते हैं कि स्वतंत्रता असीमित नहीं होनी चाहिए।
व्यक्तिगत स्वतंत्रता जरूरी है, लेकिन उसके ऊपर कुछ सीमाओं का निर्माण कर देना चाहिए, और वो सीमाओं का निर्माण राज्य सरकार की तरफ से होना चाहिए। जो राज्य है वो कंट्रोल करेगा व्यक्ति की ऐसी स्वतंत्रता से कि व्यक्ति असीमित तौर पर, यानी कि बहुत अधिक उसको ऐसी स्वतंत्रता ना मिले कि वो खुद का भी नुकसान कर दे और समाज का भी नुकसान कर दे। इसलिए वो एक सीमित स्वतंत्रता की बात करते हैं। पहला पॉइंट व्यक्तिगत स्वतंत्रता, दूसरा पॉइंट वो सीमित स्वतंत्रता की बात करते हैं, और तीसरे पॉइंट में वो कहते हैं कि राज्य हस्तक्षेप का सिद्धांत, उसका वो विरोध करते हैं। अब ये क्या है? राज्य का मतलब सबसे पहले आप समझिए, पॉलिटिकल थ्योरीज जब आप पढ़ते हैं तो उसमें राज्य का संबंध किसी हरियाणा राज्य, पंजाब राज्य से नहीं होता है, जब बल्कि इसका संबंध होता है एक देश की शासन व्यवस्था से, सरकार से, उस देश से। तो आप इसको इस तरह से लेंगे। तो यहाँ ये कहना चाह रहे राज्य के हस्तक्षेप का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ लेजिस फेयर में, कि इस तरह के राज्य को हस्तक्षेप करना बहुत ज़रूरी है व्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित होने से रोकने के लिए। तो यहाँ पर ही तीसरी बात ये कहते हैं। तो इस तरह से इनका स्वतंत्रता संबंधी विचार एक्सप्लेन हो जाता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट पे आते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। ये आप सोशल इश्यूज़ में भी पढ़ चुके हैं। इन्होंने 2 अखबार भी चलाए थे, संवाद कौमुदी और इमीरातुल अखबार। इस अखबार में ये कई मुद्दे उठाते हैं स्वतंत्रता से रिलेटेड, जैसे कि जो इंग्लैंड है, आयरलैंड पे जो अत्याचार कर रहा है उसको वो रोक देने चाहिए। इसी तरह से वो भारत में भी कहते हैं कि किसी प्रकार का भी अगर आपको सुधार लेकर आना है तो उससे पहले आपको जनमत को तैयार करना पड़ेगा, और जनमत को तैयार करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप वहाँ की जो प्रेस है उसको आप स्वतंत्र करें। इसी के मद्देनज़र एक और पॉइंट आप सोशल रिफॉर्म में कर चुके हैं, फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। 1823 में वो एक प्रेस एक्ट जो है उसके खिलाफ वो गए, क्योंकि वहाँ पर लाइसेंस जरूरी कर दिया था उस एक्ट के तहत कि हर अखबार को लाइसेंस लेना जरूरी है, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट होता था। तो ऐसे में वो उस एक्ट के जो एडम लेकर आए थे, उस एक्ट के खिलाफ वो गए, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ पर दोनों ही जगह वो हार गए थे। तो वो फिर सम्राट के पास भी गए, ब्रिटेन के। तो इस तरह से दिखता है कि उन्होंने प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए कितने बड़े राजनीतिक प्रयास किए हैं। उसके बाद आते हैं ब्रिटिश शासन के प्रशंसक। ये आप बायोग्राफी में भी पढ़ा है, सोशल रिफॉर्म्स में भी आपने पढ़ा है कि ये जो है ब्रिटिश शासन व्यवस्था को बहुत ही नेसेसरी मानते थे इंडिया के लिए, और चाहते थे कम से कम 40 से 50 वर्षों तक ब्रिटिशर्स भारत में ही रहें, और उनका जो रहन सहन है, उनका कल्चर है, उनकी शिक्षा प्रणाली है, उनकी न्याय व्यवस्था है, उनकी शासन व्यवस्था है, उसको हम धीरे धीरे इन 40-50 सालों में ग्रैब कर लें, उसको सीख लें, और फिर हम एक अच्छा बेहतर भारत बनाएं, भारत में आधुनिकीकरण लेकर आएँ, भारत सामाजिक और राजनीतिक आर्थिक स्तर पर सुधार करें अंग्रेज़ों से सीख कर। तो इस तरह से वो ब्रिटिश जो है शासन व्यवस्था के बहुत बड़े प्रशंसक थे। तो ये आपका तीसरा राजनीतिक पॉइंट रहा। अब आप आते हैं हम इसके चौथे और मोस्ट इम्पोर्टेंट राजनीतिक पॉइंट में, कि वो प्रशासनिक व्यवस्था में बहुत अधिक सुधार करना चाहते थे। प्रशासन यानी कि उस जगह की शासन व्यवस्था को संभालना। तो उन्होंने इसको लेकर बहुत सारे सुझाव भी दिए। 1831 में ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल ऑफ बोर्ड के सामने उन्होंने कुछ सुधार रखे और कहा कि अगर वैसे ब्रिटिश शासन व्यवस्था एक वरदान है भारतीयों के लिए, इसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, लेकिन कुछ बुराइयों को अगर दूर कर लिया जाए तो ब्रिटिश शासन व्यवस्था बहुत अच्छी बन सकती है। तो वो सुझाव क्या थे? सबसे पहला उन्होंने सुझाव दिया कि न्याय व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था को अलग रखा जाए, यानी कि उस जगह की शासन व्यवस्था चलाने वाला अलग लोग होने चाहिए, सरकारी अधिकारी होने चाहिए, न्याय चलाने वाले अलग सरकारी अधिकारी होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपके ज़िले में एक जिला अधिकारी है जिसे आप डीसी कलेक्टर कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहते हैं, डीसी। तो वही प्रशासन व्यवस्था भी संभाले और वही लोगों को न्याय देने के लिए जज की भूमिका भी निभाए। दैट्स जस्ट अनफेयर पॉलिटिकल सिस्टम। देयर शुड बी सेपरेशन ऑफ पावर्स। मतलब कि इन दोनों को, न्याय का और प्रशासन का, एक अलग अलग व्यवस्था होनी चाहिए, रोल होना चाहिए। तो इसमें ये इनको डिफरेंशिएट करने की बात करते हैं। दूसरा वो कहते हैं कि प्रशासन व्यवस्था में ज्यूरी सिस्टम आ जाना चाहिए। ज्यूरी सिस्टम का मतलब कि 10 से 12 लोग जो हैं वो ही न्याय देने के लिए वोटिंग करेंगे, और जो जिसको ज़्यादा वोट होगा वो उससे जीत जाएंगे। तो इस तरह से क्या करते हैं वो
ज्यूरी व्यवस्था और पंचायत सिस्टम को लागू करना चाहते हैं। इसके पीछे एक रीज़न ये भी था कि अंग्रेज अधिकारियों, ज़्यादातर जो जजेस हुआ करते थे वो अंग्रेज अधिकारी हुआ करते थे, और वो इतना जल्दी उन्हें विश्वास नहीं था, या फिर ये कह लें कि वो थोड़ा पक्षपाती रहते थे भारतीय नस्ल के प्रति, गोरों के प्रति। वो अगर कोई डिसीजन देना है तो वो उतने उदार दिखाई देते थे बजाय कि भारतीयों के। तो ऐसे में ज्यूरी व्यवस्था जो है 10-12 लोगों, इंटेलेक्चुअल पर्सन का एक समूह होगा, जो कि जिसमें बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोग होंगे, तो वो मिलकर फैसला लेंगे, वो ज़्यादा बेटर है एक जज होने के बजाय। तो इस तरह से वो ज्यूरी व्यवस्था का समर्थन करते हैं। प्रशासन पर कम से कम व्यय, उसके बजाय समाज सुधारों पर अधिक व्यय होना चाहिए। जो प्रशासन की भाषा है उसको फारसी छोड़कर अब अंग्रेजी में कन्वर्ट कर दें, तो उनके प्रयासों से ही भारत में अंग्रेजी पढ़ाई जाने लगी, एक राष्ट्रभाषा के तौर पर अंग्रेज़ों के टाइम में दिखाई देती थी। तो फिर इसके अलावा वो कहते हैं कि भारतीय अगर शिक्षित हैं और वो योग्य हैं तो उनको योग्यता अनुसार उनके पदों को देना चाहिए। वो हैबेस कॉर्पस, जो कि आप पढ़ चुके हो लास्ट सेम में, बंदी प्रत्यक्षीकरण के बहुत बड़े पक्षधर थे, जिसमें ये था कि किसी को बंदी बनाया जाए तो उसको पता होना चाहिए उसके बंदी बनाए जाने के कारणों का, और उसको कुछ सुविधाएं भी दी जानी चाहिए बंदी होते हुए भी, जब तक उस पर अपराध जो है अपराध सिद्ध नहीं हो जाता। तो हैबेस कॉर्पस के भी बहुत बड़े फेवर में थे। वो जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ थे, खिलाफ नहीं कहेंगे बट हाँ, जमींदारों द्वारा जो लगान लगाया जाता था उसके खिलाफ थे वो। तो कृषि में भी बहुत सारे सुधार करने की बात करते हैं। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट इशू था कि वो सीमित जो सेना रखने के पक्षधर हैं, क्योंकि जो स्थायी सेना होती है, आप उसमें सेना में रहने वाले लोगों को रोजगार वेतन देते हैं, उनके ऊपर खर्चा करते हैं, चाहे युद्ध जैसी परिस्थिति हो या ना हो, उसके बावजूद भी आप उनको कंटिन्यू रखते हैं। तो ऐसे में राजा राम मोहन रॉय कहते हैं कि आप स्थायी सेना रखने की बजाय एक अस्थायी सेना रखो, जिसमें आम जो लोकल लोग हों वो भाग लें, जब ज़रूरत पड़े वो तभी उसमें आएँ, अदरवाइज़ वो अपने जो डेली रूटीन के काम है वो करते रहें। अगर युद्ध जैसी परिस्थितियाँ हों तो वही आम लोग आकर लड़ें। तो इससे क्या है, आपके प्रशासन पर खर्चा जो है, व्यय जो है, वो उसका भार कम हो जाएगा। इसके अलावा वो कहते हैं कि जो राजस्व यानी सरकारी खजाना बनाने की जो प्रक्रिया, उसमें लगान की बहुत बड़ी भूमिका। कहते हैं कि लगान के अलावा किसी और जगह से आप राजस्व करने की या खजाना, सरकारी खजाना इकट्ठा करने की व्यवस्था करें। फिर कहते हैं कि कुछ मामलों में भारतीयों को स्वतंत्रता जरूर मिलनी चाहिए। और सबसे आखिरी प्रशासनिक सुधार वो कहते हैं कि कोई भी कानून अगर आप बना रहे हैं तो उसमें जनता की राय जान लेना बहुत अधिक ज़रूरी है। तो ये उन्होंने प्रशासनिक सुधार किए जो बहुत इम्पोर्टेंट और आपको ये करना ही है। फिर वो 5वां पॉइंट कहते हैं कि विधि और न्याय संबंधी कुछ सुधार होने चाहिए, कुछ उनके विचार हैं। और वो अपने ये जो विचार है भारत की राजस्व और न्याय व्यवस्था अंतर्गत एक पत्रिका पुस्तिका में देते हैं, एंड एक्सपोजिशन टू द रेवेन्यू एंड जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया। 1833 में आती है ये पत्रिका पुस्तिका उनकी, तो ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको जरूर अंडरलाइन कर लें। इसके अलावा इनके जो न्याय व्यवस्था से संबंधित सुधारों की ये बात करते हैं। इसके अलावा एक 1833 का जो है एक अधिकार पत्र चार्टर एक्ट आता है, उसके अंदर ये एक्सप्लेन करते हैं। और सबसे पहला ये चीज़ कहते हैं कि कोई भी कानून अगर देश में बन रहा है वो किसी गवर्नर जनरल के अंडर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है भारत सचिव जो होता था वही पूरे देश को नियंत्रित करता था, वही अपने कुछ खास लोगों को अपनी ज्यूरी में लाकर भारत के लिए कानून बना दिए जाते थे। तो कहते हैं नहीं, इसके लिए ब्रिटिश संसद को आना चाहिए, ब्रिटिश संसद भारतीयों के लिए कानून बनाए, ना कि कोई एक गवर्नर जनरल। तो सबसे पहला कानून में ये व्यवस्था लाने की बात कर रहे हैं। फिर कहते हैं कि जो दीवानी और अदालती मामले हैं, जितने भी पैसों से रिलेटेड या फिर जो चोरी, अपराध या मर्डर, इस तरह के जो मामले हैं, इन मामलों से रिलेटेड जितने भी कानून बनाए जा रहे हैं उनका संहिताकरण यानी कोडिफिकेशन, यानी कि पुस्तक के रूप में उसको कन्वर्ट कर देना चाहिए और फिर वहीं से फॉलो किए जाने चाहिए सारे के सारे कानून। इसके अलावा वो कहते हैं कि कानून बनाने से पहले लोगों की इच्छा जरूर जान ले, लेकिन कानून वही लागू हों जो मेन सुप्रीम पावर है, जो सुप्रीम ब्रिटिश संसद है वो चाहती है, वो ही कानून लागू हों। फिर वो कहते हैं कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के काम बिल्कुल अलग होने चाहिए। न्यायपालिका का काम सिर्फ न्याय देना होना चाहिए और कार्यपालिका काम सिर्फ कानून बनाना होना चाहिए। ना तो कार्यपालिका किसी को न्याय दिलवाएगी, ना ही न्यायपालिका कानून बनाएगी, दोनों अलग अलग तरीके से अपने काम करें। भारतीय न्यायालयों में भी यूरोपियों के विरुद्ध मुकदमे सुनने का अधिकार होना चाहिए।
कोई भी भारतीय जज यूरोपीय के खिलाफ जो है डिसीजन दे सकता है या सुन सकता है मुकदमा। और जो ज्यूरी व्यवस्था अभी मैंने जो बताई थी, जिसमें कुछ लोगों का समूह हुआ करता था न्याय दिलवाने के लिए, वो जो ज्यूरी व्यवस्था है उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि अंग्रेज़ों की फेवर रखने वाले वही लोग उसके अंदर सारे के सारे शामिल हो जाएं। उसमें किसी तरह का जातीय, धार्मिक, नस्लीय भेदभाव नहीं होना चाहिए, ऐसा वो चाहते थे। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट वो कहते हैं कि जो कानून बनाए जाए, जो न्याय व्यवस्था है, वो बहुत ही सिंप्लीफाई होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में होनी चाहिए, उसको कठिन नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, ये था पॉलिटिकल व्यूज़ का फर्स्ट पार्ट। आपका सेकंड पार्ट बहुत जल्द आएगा, तो आप पहले ये 5 व्यूज़ बहुत अच्छे से पढ़ें। आपको बुक्स के कुछ टेक्स्ट बुक के लिए दे दिए जाएंगे नोट्स, उसको मैच करके इस वीडियो को पढ़ के आप उस चीज़ को एक्सप्लेन करें। तो अभी के लिए आपको जस्ट 5 पॉइंट्स करने हैं, बाकी आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। थैंक्स सो मच।